आगामी लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से लोहा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस वक्त जोर शोर से तैयारी कर रही है। 24 के चुनाव में किसकी चाल कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनावी रण के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि मोदी से फाइट करना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के ताजा सियासी हालात को अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस के एक अहम साथी के घर में कलह मचा हुआ है। माफ कीजिएगा, जेडीयू में दरार पड़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी खबर ये भी सामने आई कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय हो गया है और दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी सीटें लगभग फाइनल कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब जेडीयू में सब कुछ ठीक है ही नहीं तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं फेल ना हो जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन करने में जुटा है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर के लचीला रुख अपनाकर संकेत दे चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या शत्रप दिखाएंगे बड़ा दिल, जो होता तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीट शेयरिंग की जो डील फाइनल हुई है, उसके मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीट के बंटवारे पर गठबंधन में बात बन गई है। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को 5 सीट देने का फैसला किया। लेफ्ट को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। कांग्रेस आलाकमान को भी लालू और नीतीश ने इस बारे में जानकारी दे दी है। हालांकि कौन सी सीट किसके खाते में गई है, इसका खुलासा अभी फिलहाल हुआ नहीं है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें और कितना वोट शेयर मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में बीजेपी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी के सभी उम्मीदवार विजय हुए। बीजेपी का वोट प्रतिशत उस समय था 24.06%। जेडीयू ने भी 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पार्टी के 16 उम्मीदवार विजयी हुए। वोट प्रतिशत था उनका 22.26%। इसके साथ ही एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और पार्टी के सभी उम्मीदवार विजयी हुए। लोजपा का वोट प्रतिशत उस समय 8.02% था। वहीं आरजेडी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। तो आरजेडी का जो वोट प्रतिशत उस वक्त था वो था 15.68%। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी को 1 सीट भी पर जीत नहीं मिली। कांग्रेस का वोट प्रतिशत उस समय था 7.65%। तो ये पूरा आंकड़ा है। अब देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले और जेडीयू में मचे सियासी कलह पर क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौथी बैठक में इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को दिसंबर महीने तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल करने की बात की गई थी। अब और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। शाह के विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग संभव है, ये एक बड़ी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह के विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो सकती है। दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के विमान की हो सकती है जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर अलर्ट। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ की टीमें भी हरकत में आ गई। हालांकि सुरक्षा कार्डों का हवाला देकर अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जयपुर एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह के विमान की जयपुर में लैंडिंग हो सकती है। इमरजेंसी लैंडिंग यहां करवाई जा सकती है। दिल्ली में दरअसल मौसम खराब है, फॉग ज्यादा है और इसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर यह अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ की टीमें भी हरकत में आ गई है। हालांकि सुरक्षा कार्डों का हवाला देकर अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। चलिए सियासी रुख करते हैं एक बार। बिहार के ताजा सियासी हालात पर राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का
ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। तो देखिए, ये तो बात बिहार की हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने कांग्रेस को 8 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। हालांकि कांग्रेस ने 8 प्रस्तावित सीटों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर सिकरी, इसके साथ ही बांसगांव, बरेली और सलेमपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 5 से 7 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट दी जा सकती है। दरअसल नगीना लोकसभा क्षेत्र में दलितों की आबादी अधिक है और चंद्रशेखर का ये पूरा इलाका माना जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं कयास है कि उन्हें ये सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया कर दी। समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। देखिए, 2024 में कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद नागपुर से किया है। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर महारैली की और इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए। इसके अलावा सोनिया गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाई। इस महारैली में कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने बीजेपी से आर पार की लड़ाई की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज 2 विचारधारा की लड़ाई है, विचार और सत्ता की लड़ाई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में राजाओं की विचारधारा है, यहां ऊपर से आए आदेश का पालन होता है, लेकिन कांग्रेस में सभी को बोलने की आजादी है। और राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया और ये हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया। वहीं नागपुर की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग की और कहा कि उनकी सरकार बनी तो देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपकी बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते।
और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नागपुर में ही कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस क्यों मनाया। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की स्थापना की वजह और इस दिवस को मनाने की वजह क्या है? दरअसल कांग्रेस बीजेपी को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के लिए महाराष्ट्र के नागपुर को ही क्यों चुना। उन्होंने यहां कहा कि हम सब मिलकर के देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी भी नहीं झुकने वाली। कांग्रेस ने जो आज रैली की उसका नाम है तैयार हम, और माना जा रहा है कि इस महारैली से कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। महारैली के बाद महासचिवों और सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी इस वक्त कर रही है, जिसका आगाज आज संघ के गढ़ से किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए 2024 के चुनाव में बीएसपी का रुख क्या होगा, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बीएसपी ने ना एनडीए के साथ गठबंधन किया और ना इंडिया के साथ। इसी बीच बीएसपी से सांसद मलूक नागर की एक टिप्पणी से अलग सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की एक शर्त रख दी है। बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि यदि मायावती को गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वो गठबंधन में शामिल होने का विचार कर सकती हैं, यानी पीएम पद के लिए एक और कैंडिडेट यहां पर बन गए। मलूक नागर ने यह भी कहा कि वास्तव में यदि गठबंधन को बीजेपी को हराना है तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। कुछ दो वरिष्ठ कांग्रेसियों के कल परसों बयान आए हैं। एक कहता है कि बसपा नहीं हुई तो 73 से 75 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। एक कहते हैं कि देश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बसपा के। तो मैंने कल कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, तो कांग्रेस तो आगे निकल के आए, लीडरशिप करे सारी पार्टियों की और माफी मांगे उठा करके। जो राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, माफी मांगे। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो कुमारी बहन मायावती जी वो दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती है इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक कुमारी बहन मायावती जी के पास है। पर मुझे उम्मीद अगर ये माफी मांग लेंगे, वो बहुत बेहतरीन इंसान है, माफ कर देती हैं दिल से और फिर एक अच्छी सोच के साथ दोबारा शुरू कर देती हैं। कांग्रेस माफी मांग ले और ये ऑफर दे दे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमारा है तो शुरुआत हो जाएगी और वाकई पूरे देश में फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है। अब देखिए 24 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, बीजेपी अपनी रणनीति को जमीन पर उतार रही है। बीजेपी इस बार साउथ में सक्सेस पाने के लिए नया प्लान तैयार कर रही है और इसके लिए खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ग्राउंड पर मौजूद हैं। अमित शाह दक्षिण में फतेह पाने के लिए कई स्तर पर काम कर रहे हैं। बंगाल से सीधे अमित शाह आज तेलंगाना पहुंच गए और सबसे पहले अमित शाह ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन किए। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद शाह की तेलंगाना की ये पहली यात्रा है। तेलंगाना दौरे पर विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव तक पार्टी अगले 90 दिनों के लिए पूरी योजना बना रही है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 पर जीत दर्ज की, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत से उसकी उम्मीदों को धक्का लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने दक्षिण के इस राज्य में पहले से ही बेहतर प्रदर्शन किया। से 17 लोकसभा हमारे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से किस तरह आज जीत पाने के लिए एक रणनीति बनाया जा रहा है और हमारे को प्रोग्राम भी दिया जाता है, क्योंकि लोग विश्वास खो गए बीआरएस के ऊपर। अभी आने वाले चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा। देखिए दक्षिण भारत में फतेह के लिए बीजेपी की तैयारी इस बार कुछ अलग तरीके से है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बार दक्षिण में प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं और इसकी शुरुआत नए साल से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली जाएंगे, जहां वो भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगाती में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को पीएम केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण के राज्यों में बीजेपी इस बार पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। 24 के चुनावी घमासान के लिए सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल इस आम चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान ने सियासी सरगर्मी और तेज कर दी है। सांसद शशि थरूर ने कहा है कि साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। थरूर का मानना है कि एक समय ऐसा आता है जब आपको युवा लोगों के लिए जगह बनानी होती है। थरूर से जब पूछा गया कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी नेतृत्व तिरुवनंतपुरम में आपके खिलाफ एक राष्ट्रीय नेता को मैदान में उतारना चाहती है, इसका जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि जनता को निर्णय लेने दीजिए, उन्हें विकल्प मिलना चाहिए। But the party candidacies have not been announced yet. Look, I do believe that at some point the time comes to make room for younger people, and that's my thinking. Now, as you know, in politics there is another slogan which is never say never, and I seem to have violated that. I didn't say never. I said I think it will be my last election. In any case, if I am going to contest, I'll contest it in the spirit of it being my last election and doing my very best for the people.